नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग कर रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 4 निर्धनता और आज उसका है लास्ट और फाइनल लेक्चर। आइए जानते हैं आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो आज डिस्कस करने वाले हैं निर्धनता निवारण के लिए नीतियां और कार्यक्रम, और फिर उसके बाद लास्ट एंड फाइनल टॉपिक निर्धनता निवारण कार्यक्रम एक समीक्षा। ठीक है, इन दोनों टॉपिक को हम लोग आज विस्तार से और विस्तृत में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। निर्धनता निवारण के लिए नीतियां और कार्यक्रम। अभी तक आप लोगों ने जो 5 लेक्चर्स पढ़े इस चैप्टर के, उसमें हम लोगों ने जाना निर्धनता क्या होती है, निर्धनता रेखा क्या है, निर्धनता क्यों होती है, क्या कारण है, कितने संख्या में भारत में लोग निर्धन है, इन सभी बातों पर आप लोगों ने विस्तार से और विस्तृत में चर्चा करी है। उसके अलावा हमने ये भी जाना कि निर्धनता या गरीबी एक चुनौती है, एक प्रॉब्लम हम लोगों के लिए है, एक समस्या के रूप में है। और जब कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ हमें बढ़ना होगा। हम हमेशा प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होते, हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, हमें समस्या का समाधान निकालने की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अब जब हमें प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम के कारण पता है कि गरीबी क्यों होती है, तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन निकालेंगे कि भाई वो जो कारण है, जिन कारणों के कारण गरीबी हो रही है, उन कारणों को खत्म करने की कोशिश यहाँ पे करी जाएगी। और ये कोशिश करेगा कौन? कोशिश करेगी सरकार। तो सरकार अपनी नीतियों के द्वारा, सरकार अपने कार्यक्रमों के द्वारा, अपनी पॉलिसीज, अपनी प्रोग्राम्स, अपनी अलग अलग तरीके की नीतियां चला करके इस गरीबी को दूर करने की पूरी कोशिश सरकार करती है। इस समस्या को जड़ से खत्म करने की सरकार कोशिश करती है, और जिस कोशिश के द्वारा वो कर रही है वही इसके समाधान है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है? निर्धनता निवारण के लिए नीतियां और कार्यक्रम। अगर आप लोगों ने कभी सुना हो तो एक सामाजिक न्याय मंत्रालय होता है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री होती है, मंत्रालय होता है, एक विभाग होता है। चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों जगह पर होता है। उनका मुख्य काम ही सामाजिक न्याय है कि सोशल जस्टिस करना, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो और कोई भी ऐसी समस्या हो जो कि समाज में व्याप्त नहीं होनी चाहिए थी, वो है तो उसको दूर करने के लिए काम करती है। तो जनरली सामाजिक न्याय मंत्रालय ही इस प्रकार की नीतियां, इस प्रकार के कार्यक्रम चलाता है। मतलब हम कह सकते हैं सरकार चला रही है, हमें किसी मिनिस्ट्री का नाम अभी यहाँ पे याद करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान और पंचवर्षीय योजनाओं ने सामाजिक न्याय को सरकार की विकास रणनीतियों का प्राथमिक उद्देश्य माना है। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान, अब आपने पॉलिटी अगर पढ़ी होगी तो भारतीय संविधान में काफी कुछ चीजें कब तय हो चुकी थी, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, जब आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था, उसी समय तय हो चुका था कि जिस दिन हम आजाद हो जाएंगे, हम हमारे देश का संविधान बनाएंगे, ये बातें रखेंगे, जिसमें एक विकास बड़ा लक्ष्य था। विकास, अब विकास का अर्थ क्या था यहाँ पर कि सभी का विकास, किसी एक जाति का, किसी एक वर्ग का, किसी एक व्यक्ति का नहीं, समूचे समाज का विकास, सभी का विकास होना चाहिए। अमीर का, गरीब का, अगड़ों का, पिछड़ों का, पुरुष का, महिला का, इस भाषा बोलने वाले का, उस भाषा बोलने वाले का, सबका क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। तो भारतीय संविधान और पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आप जानते हैं, इन सभी ने सामाजिक न्याय को, सोशल जस्टिस को सरकार की विकास की रणनीतियों का सबसे मेन एजेंडा माना है, प्राथमिक उद्देश्य माना है। सरकार का हमेशा से एजेंडा रहा है कि क्या होना चाहिए? सामाजिक न्याय होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए। स्टार्टिंग में जब नेहरू जी चुनाव जीतते हैं, नेहरू जी ने खुद ने संविधान में काफी संशोधन करके सामाजिक न्याय को और बढ़ावा देने की कोशिश करी है। हमेशा से 1952 से लेकर के अभी तक जितनी भी सरकारें चुनाव जीत करके बनी है, उन सभी ने हर तरीके से कोशिश करी है सामाजिक न्याय की। और हमेशा से भारत की राजनीति में एक मुद्दा रहा है कि सोशल जस्टिस विथ इकोनॉमिक ग्रोथ, विथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, प्रोग्रेस भी कह सकते हैं, ग्रोथ भी कह सकते हैं। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय होना चाहिए, किसके साथ? आर्थिक वृद्धि के साथ। मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए और हमारा सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में सोशल जस्टिस को भूल जाए। समाज में कुछ भी हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, भेदभाव हो रहा हो, कोई किसी को मार रहा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा तो बड़े से बड़े बिल्डिंग बननी चाहिए, खूब पैसा भारत कमाना चाहिए, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सोशल जस्टिस के चक्कर में हम इकोनॉमिक ग्रोथ ना करें। दोनों काम करने हैं, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है और सोशल जस्टिस भी करनी है। और भारत की नीति यह रही है कि अगर हम दोनों में से एक को चुनना पड़े तो हम सोशल जस्टिस को चुनते हैं, हम सामाजिक न्याय को चुनते हैं। तो भारत के संविधान को उठाकर के देख लीजिए या पंचवर्षीय योजनाओं, दोनों में सामाजिक न्याय को प्राथमिक उद्देश्य दिया गया है, प्राथमिक ऑब्जेक्टिव माना गया है कि सबसे पहले अगर कुछ होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? सामाजिक न्याय होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। और न्याय क्या है कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है वो आवश्यकता हो, जो उसके अधिकार है वो अधिकार उसको मिलने चाहिए। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की अंतः प्रेरणा का उदय तो निर्धनता और आय, संपत्ति तथा अवसरों की असमानताओं से होता है। देखो, अब पहली पंचवर्षीय योजना
कब आई? 1951 से 1956। पंचवर्षीय योजनाएं कौन लेकर के आता था बच्चों? योजना आयोग। और अब योजना आयोग की जगह कौन है? नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग। तो योजना आयोग ने जो पहली पंचवर्षीय योजना लेकर के आया, उसके अनुसार जो वर्तमान में परिस्थितियां, वर्तमान मतलब उस समय में जो परिस्थितियां है, वो परिस्थितियां क्यों है? आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की। ये क्यों है आर्थिक सामाजिक? इसमें देखो, निर्धनता, गरीबी के कारण, आय, संपत्ति और अवसरों की असमानताओं से होता है। मतलब जो उस समय सामाजिक और आर्थिक स्थितियां बिगड़ी हुई हैं, वो क्यों? गरीबी के कारण है। उसके अलावा आय का असमान वितरण, मतलब किसी को बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, किसी को बहुत कम मिल रहे हैं। जैसे अगर आप देखें जमींदारी व्यवस्था में देखें तो बहुत से लोगों के पास बड़ी बड़ी जमीन है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा संपत्ति का जैसे मैंने उदाहरण दिया अभी जमींदार वाला, ठीक है। अवसर, अपॉर्चुनिटीज, हर किसी को बराबर अवसर नहीं मिला करते थे, ठीक है ना। आप सामाजिक व्यवस्थाओं में देखो, जैसे महिला है, महिलाओं को बराबर अवसर नहीं दिए जाते थे, पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको बराबर अवसर नहीं दिए जाते थे। तो अवसरों की असमानता, तो उस समय जो समस्या थी वो इन कारण, गरीबी के कारण, आय, संपत्ति तथा अवसरों की असमानता के कारण। ये तस्वीर दिखाइए एक अवसर की तरह दिखाइए कि अपॉर्चुनिटी है, आगे बढ़ते जाइए, पर यहां पर अवसरों की असमानता को दर्शाया गया है। दूसरी योजना 1956 से 61 में भी ये कहा गया कि आर्थिक विकास के अधिकाधिक लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम भाग्यशाली वर्गों तक पहुंचने चाहिए। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान आता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है, उसमें भी ये बात कही गई कि जो आर्थिक विकास के लाभ है वो उन लोगों तक पहुंचने चाहिए जो कि काफी पिछड़े हैं, अपेक्षाकृत कम भाग्यशाली वर्गों तक पहुंचने चाहिए। अपेक्षाकृत कम भाग्यशाली वर्गों का मतलब क्या हो गया? गरीब वर्ग के लोग हैं। मतलब सरकार जो योजनाएं चला रही है और जो आर्थिक लाभ देश को हो, उसका फायदा किसको मिले? गरीबों को मिले, पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको मिले, महिलाओं को मिले, जो बहुत ही जिनके पास स्थिति बेकार है उनको पहले फायदा मिलना चाहिए। तो अपेक्षाकृत कम भाग्यशाली जो वर्ग है उन तक ये फायदे पहुंचने चाहिए। प्राय सभी नीति विषयक दस्तावेजों में निर्धनता निवारण और इस दिशा में सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीतियों की चर्चा हुई है। चाहे जितनी भी नीतियां बनी हो, जितनी भी नीतियों के दस्तावेज बने हो, चाहे पंचवर्षीय नीतियां हो या कोई भी नीति हो, उन सभी में निर्धनता निवारण, गरीबी को दूर करने के लिए और इस दिशा में सरकार द्वारा जितनी भी रणनीतियां हैं उनकी चर्चा हुई है। मतलब गरीबी को दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। जिस दिन से भारत आजाद हुआ है उस दिन से जितनी नीतियां बनी हैं, जितनी सरकारें बनी हैं, हर सरकार ने ये बात रखी है, हम गरीबी को दूर करेंगे, हम गरीबी को दूर करेंगे, गरीबी को दूर करेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या गरीबी दूर हुई? तो हाँ, हुई है, क्योंकि हम देखते हैं 55% से हम 22% पे आ गए हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा, गरीबी दूर तो हुई है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। सरकारों ने अपनी तरफ से प्रयास भी करा है, परंतु जब आज हम लोग कंक्लूजन पे भी डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने बहुत कुछ करा है। मैं बार बार हर लेक्चर्स में कहता हूं हमने बहुत कुछ करा है इन 70-75 सालों पर, और भी प्रयास करने की जरूरत है, और भी बेहतर कार्य करने की आवश्यकता अभी है। सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए त्रिआयामी नीति अपनाई, ठीक है, 3 डायमेंशनल पॉलिसी सरकार ने अपनाई। अब क्या क्या है वो देखते हैं। पहली संवर्धी आधारित है। देखिए, संवर्धी का मतलब होता है बेटा ग्रोथ, ठीक है, संवर्धी होना, बढ़ोतरी होना। देखिए, वर्दी का मतलब आप समझते हैं ना, इंक्रीमेंट होना, बढ़ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे संवर्धी, तो कौन सी संवर्धी की बात हो रही है? यहाँ पे आर्थिक संवर्धी की बात होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होगी, ठीक है। जैसा आप लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा भी था कि पंचवर्षीय योजनाओं के कुछ मेन आधार थे, जिसमें आर्थिक संवर्धी, आधुनिकीकरण, सामाजिक समानता, ऐसे मुद्दे रखे गए थे। तो संवर्धी, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, बढ़ोतरी होती रहनी चाहिए। ये इस आशा पर आधारित है कि आर्थिक संवर्धी के, ठीक है। अब आर्थिक संवर्धी, इकोनॉमिक ग्रोथ का होने का मतलब क्या है? हम कहते हैं कि वो देश बहुत अमीर है, वो देश बहुत गरीब है, हम कैसे पता लगाते हैं? जीडीपी से। जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। तो इसको मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी समझाया था, जमीन जिसकी जीडीपी उसकी। तो जीडीपी ज्यादा होगी मतलब देश ज्यादा विकसित है, जीडीपी कम होगी देश कम विकसित है, मतलब उत्पादन ज्यादा कर रहा है। उसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में भी तीव्र वृद्धि होनी चाहिए। हर व्यक्ति की जो इनकम है वो भी बढ़नी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जीडीपी बढ़ने से कुछ नहीं है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ना जरूरी है। तो आर्थिक संवर्धी का मतलब क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना। जब इनमें वृद्धि हो रही है तो ये आशा है कि समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके भी स्थिति में सुधार हुआ होगा। के प्रभाव समाज के सभी वर्गों तक पहुंच जाएंगे, ये समाज के निर्धनतम वर्गों तक भी धीरे धीरे पहुंच पाएंगे। तो सरकार ने जो पहला आयाम या पहली जो नीति लगाई उसमें यह सोचा कि संवर्धी के आधारित, जैसे जैसे संवर्धी होगी, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तो देश के सबसे गरीब लोग हैं उन तक भी इनके फायदे पहुंचेंगे। चाहे धीरे धीरे पहुंचो, पर पहुंच जाएंगे, एक समय पर पहुंच जाएंगे। तो सरकार का ये अनुमान था। ये जो तस्वीर आपको दर्शाई गई है ये ग्रोथ के लिए, इंक्रीमेंट के लिए दर्शाई गई है। 1950 से 60 के दशक के पूर्वार्ध में हमारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यही था। तो स्टार्टिंग अगर 1950 से 60 की बात करें तो यही हमारा मेन उद्देश्य था।
यह माना जा रहा था कि तीव्र दर से औद्योगिक विकास और चुने हुए क्षेत्रों में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि का पूर्ण कायाकल्प निश्चय ही समाज के अधिक पिछड़े वर्ग को लाभान्वित करेगा। देखो, अब यह माना जा रहा था कि भाई तीव्र दर से औद्योगिक विकास हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। पहले पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पर जोर दिया गया और दूसरे पे औद्योगिक विकास पे। तो औद्योगिक विकास होगा और उसके साथ साथ हरित क्रांति, ठीक है, 1967 के आसपास में हरित क्रांति। इस हरित क्रांति के माध्यम से कृषि का पूर्ण कायाकल्प हो जाएगा। कायाकल्प का मतलब बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, सब कुछ ही बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा तो हम खूब बेचेंगे, खूब पैसा आएगा, बढ़िया। कृषि का पूर्ण कायाकल्प होने से समाज के जो अधिक पिछड़े वर्ग है उनको लाभान्वित करेगा। तो इन्होंने क्या कहा कि एक तरफ औद्योगिक विकास होगा, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज बनेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, और दूसरी तरफ से जो कृषि का विकास होगा, जब दोनों का विकास होगा तो इससे फायदा किसको मिलेगा? पिछड़े वर्ग को बहुत लाभान्वित होगा। हुआ या नहीं हुआ ये आगे डिस्कस करेंगे। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में बहुत कमी हुई। इन्हीं कारणों से धनी और निर्धन के बीच की खाई और भी बढ़ गई। देखिए, अब सरकार ने खूब कोशिशें करी, सब कुछ करा, परंतु एक तरफ जनसंख्या की वृद्धि होती जा रही, कंटिन्यूसली पॉपुलेशन बढ़ती जा रही। अब जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो प्रति व्यक्ति आय में बहुत कमी आ रही है। प्रति व्यक्ति आय में बहुत कमी क्यों आ रही है? क्योंकि देखिए, जब ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो ज्यादा लोगों को रोजगार देना होगा, और हमारे पास संसाधन, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। किसी को भी पेमेंट करने के लिए हमारे पास पेमेंट लिमिटेड होता है, पैसा लिमिटेड है, हर चीज लिमिटेड है। पर जैसे आज मान लीजिए कि 10 लोग काम कर रहे हैं और एक व्यक्ति को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है। कल को 20 लोग काम करने लग जाएंगे तो पैसे तो 10,000 है, तो फिर 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। फिर 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो क्या हो गया? पहले हर व्यक्ति 10 कमा रहा था, अब हर व्यक्ति कितने कमा रहा है? 5-5 हजार कमा रहा है। जब ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो प्रति व्यक्ति आय में भी बहुत कमी आ जाएगी, और जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय में कमी आती जाएगी, जो अमीर है वो तो अमीर थे और उनके पास तो कुछ फिक्स सोर्सेज है इनकम के कि भाई वहां से इनकम आती रहेगी, वो और अमीर हो जाएंगे, और जो गरीब है बेचारे वो और गरीब होते रहेंगे। हरित क्रांति ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच तथा छोटे और बड़े किसानों के बीच का फासला बहुत बढ़ा दिया था। देखो, अब यहां पे जो भी अपने लास्ट स्लाइड पे डिस्कस करा, औद्योगिक विकास, हरित क्रांति, उसका प्रभाव देखिएगा। अब हरित क्रांति से क्या हुआ? हरित क्रांति से नो डाउट कि हमारा यहाँ गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा, बिल्कुल सही बात है। खाद्यान्नों में हम आत्मनिर्भर हो गए, नो डाउट, बिल्कुल सत्य बात है। परंतु हरित क्रांति के कुछ दुष्प्रभाव भी रहे। हरित क्रांति से सिर्फ और सिर्फ उन राज्यों को ज्यादा बेनिफिट मिल पाया जिनके पास पानी की सुविधाएं बहुत बेहतर है, उन किसानों को बेनिफिट मिल पाया जिनके पास अच्छे खासे इनकम है, जो कि अच्छे खासे उर्वरक खरीद सकते हैं, खाद खरीद सकते हैं, ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, मोटर खरीद सकते हैं, मशीनें खरीद सकते हैं, उनको बेनिफिट हुआ। तो अब क्या हुआ? जब बड़ा किसान ने सारी चीजें खरीद ली और बहुत ज्यादा उत्पादन करके खूब बेचा, तो बड़ा किसान और भी बड़ा हो गया, मतलब और भी पैसे हो गया, और छोटे किसान के पास ये सब कुछ था नहीं तो और भी छोटा हो गया, मतलब वो और भी गरीब हो गया। तो हरित क्रांति ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच तथा छोटे और बड़े किसानों के बीच फासला बहुत बढ़ा दिया। देखो, भौगोलिक क्षेत्रों का मतलब क्या है? एरिया के बीच में। अब जैसे यूपी, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, पश्चिमी यूपी की बात होती है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी जो है, इन राज्यों में खूब जबरदस्त हरित क्रांति चली, खूब फायदा हुआ। फिर बाकी राज्यों का, उनको तो लॉस हुआ, वो पिछड़ गए और ये आगे निकल गए राज्य। छोटे बड़े किसानों का मैंने आपको बता ही दिया। तो एरिया में भी और किसानों में भी काफी फासला बढ़ गया। भूमि के पूर्ण वितरण की इच्छा तथा योग्यता का अभाव था। देखिए, अब आपने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि भूमि का पूर्ण वितरण, ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, वापस लैंड को सरकार आजादी के बाद बांटना चाहती थी, परंतु उसमें इच्छा और योग्यता का अभाव था, ठीक है। तो पूरी इच्छा से यह काम नहीं हो पाया। ये मैंने जनसंख्या को दर्शाया है यहाँ पे। अर्थशास्त्रियों के कथनानुसार आर्थिक समृद्धि के लाभ निर्धनों तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं अर्थशास्त्री क्या होता है? अर्थशास्त्री बेटा देखो, इकोनॉमिस्ट होते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी हाई लेवल की स्टडीज करी हो, किताबें लिखी हो, अच्छा खासा ज्ञान हो, तो उनकी राय तो जैसे आप भी दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं, पर उनकी राय थोड़ी सी मानी जाती है। तो अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जो आर्थिक समृद्धि वाला सरकार काम कर रही, इससे निर्धनों को कोई फायदा नहीं हुआ। जीडीपी बढ़ रहे, पर कैपिटा इनकम बढ़े, प्रति व्यक्ति आय बढ़े, इससे गरीबों को फायदा नहीं हुआ। सरकार को गरीबों के लिए तो और कुछ ही काम करना चाहिए, इससे फायदा नहीं हो रहा है। निर्धनों के विकास के लिए विकल्पों की खोज के क्रम में नीति निर्धारकों को ऐसा लगा कि अतिरिक्त परिसंपत्तियां और कार्य सर्जन के साधनों द्वारा निर्धनों के लिए आय और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। तो अब इन अर्थशास्त्रियों को यह लगा, या जो नीति निर्धारक है, जो नीति आप बना रहे हैं, उनको ऐसा लगा कि अगर गरीबी को दूर करना है, ठीक है, और गरीब लोगों को अच्छा जीवन स्तर देना है, तो उसके लिए अतिरिक्त परिसंपत्तियां चाहिए, मतलब हमें अलग से और असेट्स चाहिए,
हमें और वस्तुएं और सब कुछ चाहिए, और उसके अलावा हमें कार्य सर्जन करना पड़ेगा। उनके लेवल का वो जो कार्य कर सकते हैं, ऐसे कार्य क्रिएट हम लोग को करने होंगे। इसीलिए हम आगे जाकर के देखते हैं 2005 में नरेगा, या जिसे फिर बाद में मनरेगा कर दिया गया। तो ऐसे कार्य सर्जन कर करके द्वारा निर्धनों के लिए हम आय और रोजगार को बढ़ा सकते हैं। ऐसा विशेष निर्धनता निवारण कार्यक्रमों के माध्यम से ही हो पाएगा। तो अभी तक जो सरकार ने फोकस करा था, यहाँ पे संवर्धी पे फोकस करा था। सरकार का लॉजिक ये था कि अगर देश की संवर्धी होगी, अगर पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तो जो देश का गरीब वर्ग है, जो देश का पिछड़ा वर्ग है, उसको बहुत लाभान्वित होगा, बहुत फायदा होगा। परंतु जब अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इससे कोई गरीबों को फायदा नहीं मिल रहा है, तो अब नीति निर्धारकों का किस पे फोकस है कि अब स्पेशली निर्धनता निवारण कार्यक्रम चलाया जाए। ये संवर्धी के अंदर देखो, अभी तक सरकार थी कि संवर्धी के साथ साथ विकास होता रहे, परंतु अब यहां पर कहा गया कि निर्धनता निवारण कार्यक्रम स्पेशली गरीबों पर फोकस कर करके उनके लिए कार्यक्रम चलाओ कि हाँ भैया ये कार्यक्रम चलना चाहिए और ये इस कार्यक्रम से ही इनका विकास होगा। दूसरे सारे गोल्स को साइड में करके सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम सरकार को चलाने चाहिए। इस दूसरी नीति को तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 से आरंभ किया गया और तब से धीरे धीरे बढ़ाया गया। तो पहली तो संवर्धी वाली हो गई, और दूसरी नीति क्या है, निर्धनता निवारण कार्यक्रम चलाना। पहली नीति में इतना सफल नहीं दिखे, अब दूसरी की बात करते हैं। दूसरी नीति कब चलाई गई, तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1961 से 66 में। इसी क्रम में 1970 के दशक में चलाया गया काम के बदले अनाज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 1977 में एक चलाया गया था, इसमें दशक लिखा है, ऐसा मत सोचिएगा कि किताब में गलत लिखा हुआ है। 1970 के दशक का मतलब है 1970 से 80 का जो दौर रहता है, इसकी बात है। दशक मतलब 10 साल होते हैं बेटा। तो 1977 में काम चलाया गया, काम के बदले अनाज, काम करो और अनाज लेकर के जाओ। इसको कार्यक्रम को चलाने के पीछे एक तो लोगों को, गरीब लोगों को रोजगार देना, उसके साथ साथ उनका खाना उनको मिल जाए, उनको खाने पीने का सामान मिल जाए, ये सब कुछ, और जो फालतू खाद्यान्न हमारे खराब हो जाते हैं वो भी ना हो और लोगों तक भी पहुंच जाए। इस दिशा में 2015 से पहले चल रहे अधिकतर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दृष्टि पर आधारित थे। तो 2015 से पहले जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं वो सारे के सारे गरीबी उन्मूलन, गरीबी को दूर करने के लिए चलाए जा रहे थे। अब स्वरोजगार तथा मजदूरी पर आधारित रोजगार कार्यक्रमों को निर्धनता निवारण का मुख्य माध्यम माना जा रहा है। देखो, आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझो। पहले संवर्धी के साथ गरीबी को जोड़ा गया, उसके बाद गरीबी के लिए स्पेशली कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, अब सरकारें क्या फोकस कर रही है, सरकार फोकस कर रही है कि स्वरोजगार करो। ठीक है, स्वरोजगार करो। स्वरोजगार करना, स्व मतलब सेल्फ, खुद कोई रोजगार चलाओ। भाई, आपको जो भी आप में टैलेंट आता है, आपको पढ़ाना आता है, आप चाहे 5 बच्चों को घर पे लेकर के पढ़ाओ, आप खुद पढ़ाओ। आपको कोई सिलाई विलाई का काम आता है, आप सिलाई की 2 मशीनें लेकर के आप बैठ जाओ। आपको और कुछ काम आता है, कोई पेंटिंग एंटिंग, जो भी काम आता है, आपका खुद का रोजगार चलाओ। सरकार से रोजगार की डिमांड मत करो, क्योंकि सरकार कितनों को रोजगार देगी इसे। और इस स्वरोजगार को चलाने के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आप सरकार से ले लो, सरकार की ऐसी मानसिकता है। तो स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और मजदूरी पर आधारित रोजगार कार्यक्रम। ठीक है, और मजदूरी पर आधारित मतलब हम काम करो, मजदूरी आप लेकर के जाओ। ऐसे कार्यक्रम चला करके निर्धनता निवारण को दूर करने की कोशिश करेगी। ये सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन की तरह यहाँ पे दर्शाया है कि ठीक है ना, हम स्वरोजगार हो जाएंगे तो फिर बिजनेसमैन कहलाएंगे। स्वरोजगार कार्यक्रम का एक उदाहरण प्रधानमंत्री की रोजगार योजना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का सर्जन था। देखो, अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का सर्जन, शहरों में, सिटियों में, अर्बन एरिया में स्वरोजगार, सेल्फ जो एम्प्लॉयड है उसकी शुरुआत करना। इससे खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा था। तो इसको कौन चला रहा था, खादी ग्राम उद्योग आयोग। ठीक है, खादी ग्राम उद्योग आयोग। इसके अंतर्गत छोटे उद्योग लगाने के लिए बैंक ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। तो अब इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के तहत क्या करा जा रहा है, शहरी क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार के लिए बोला जा रहा है कि आप स्वरोजगार चलाओ, और उसके लिए छोटे उद्योग, कोई भी छोटा उद्योग लगाने के लिए, कुछ भी काम धंधा शुरू करने के लिए आपको बैंक से ऋण दिलाया जा रहा है, लोन दिलाया जा रहा है कि लोन लो और आप अपना रोजगार शुरू करो। लोन लो और आप खुद का रोजगार शुरू करो, क्योंकि खुद का रोजगार शुरू करोगे और रोजगार चल जाता है तो फिर आप 2 लोगों को और रोजगार दोगे, 2 को और दोगे, ऐसे करते करते काफी लोगों को फिर धीरे धीरे हर जगह रोजगार मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग परिवारों के शिक्षित बेरोजगार किसी भी प्रकार के उद्यम को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस योजना के तहत यह बोला गया कि ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, उसमें कोई भी परिवार का शिक्षित बेरोजगार, मतलब पढ़ा लिखा है पर वो बेरोजगार, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, तो उसको अपना कोई भी बिजनेस, कुछ भी शुरू करना, उसके लिए अगर पैसों की आवश्यकता है, वित्तीय सहायता अगर चाहिए तो वो सरकार से ले सकता है।
कुछ कार्यक्रमों का ध्येय शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार तथा मजदूरी पर रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन था और कुछ कार्यक्रम ऐसे चलाए गए जिनका ध्येय का मतलब होता है, जिनका उद्देश्य क्या था, शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार चलाना, मतलब स्पेशली शहरी क्षेत्रों में काम करना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कृषि पर मुख्य ध्यान सरकार दे रही थी कि कृषि का विकास किस प्रकार से करा जाए और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार चला करके वहां बिजनेस शुरू करवाने की सरकार की कोशिश रही है। पहले के स्वरोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत परिवारों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, पर 1990 के दशक से इस नीति में बदलाव आया है। अब पहले के जितने कार्यक्रम है उनमें स्वरोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकार परिवार को या व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान कराती थी, परंतु 1990 के बाद थोड़ा सा परिवर्तन आया। अब इन कार्यक्रमों का लाभ चाहने वालों को स्वयं सहायता समूह का गठन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, स्वयं सहायता समूह के बारे में, ठीक है। स्वयं सहायता समूह एक अपना ग्रुप बनाना और उसमें फिर थोड़ी थोड़ी बचत करने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। यहां तक 1990 से पहले तक सरकार खुद पैसा दे रही है, पर अब सरकार ने बोला आप अपना ग्रुप बनाओ, स्वयं सहायता समूह आप बनाओ। तो यहाँ पे पैसे से रिगार्डिंग, वित्तीय सहायता से रिगार्डिंग ये तस्वीर आपको दर्शाएगी। प्रारंभ में उन्हें अपनी ही बचतों को एकत्र कर परस्पर उधार देने को प्रोत्साहित किया जाता था। तो शुरुआत में क्या था कि स्वयं सहायता समूह 15-20 लोगों का ग्रुप होता है, वो अपनी अपनी बचत करते हैं और जब जिसको आवश्यकता होती है उसको पैसा दे देते हैं। तो शुरुआत में सरकार ने बोला कि आप लोग अपनी बचत करें और फिर एक दूसरे को उधार देकर के अपना कोई काम धंधा शुरू कर लें। बाद में सरकार बैंकों के माध्यम से उन स्वयं सहायता समूह को आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है और फिर बाद में सरकार ऐसे स्वयं सहायता समूह को बैंकों के द्वारा लोन प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि वो अपना कोई बिजनेस, कोई धंधा शुरू कर सके। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल निर्धन लोगों के लिए मजदूरी पर रोजगार के सृजन के लिए भी सरकार के पास अनेक कार्यक्रम हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल का मतलब क्या, अभी देखो हमने क्या बात करी, शिक्षित बेरोजगार, शिक्षित हो, कुशल हो, एक्सपर्ट हो, पढ़े लिखे हो। अब यहाँ पे अकुशल गरीब हैं और वो पढ़े लिखे भी नहीं, उनके पास कोई ज्यादा टैलेंट भी नहीं है, पर भैया पेट तो रोटी मांगता है और रोटी मांगने के लिए कमाना पड़ता है और कमाने के लिए कोई काम धंधा रोजगार चाहिए। तो सरकार ने बोला चिंता मत करो, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, अकुशल है, एक्सपर्ट नहीं है किसी काम में, उनके लिए भी हम कोई काम धंधे की योजना चलाएंगे और मजदूरी पर रोजगार कि भाई आप काम करो आपको पैसा देंगे, ऐसा रोजगार चलाने के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए। अगस्त 2005 में संसद में एक विधेयक पारित कर प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक इच्छुक वयस्क को वर्ष में 100 दिनों तक के लिए अकुशल शारीरिक श्रम कार्य उपलब्ध कराने की गारंटी देने का निर्णय किया गया है। यह संसद की तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। अगस्त 2005 में एक विधेयक, एक बिल पारित करा जाता है। उसमें बोला गया हर ग्रामीण परिवार का, हर पूरे परिवार में से एक वयस्क व्यक्ति, वयस्क जो 18 साल से ऊपर हो, एक व्यक्ति को 100 दिनों के लिए अकुशल शारीरिक श्रम का कार्य दिया जाएगा। अकुशल शारीरिक श्रम मतलब देखो भाई, अब आप पढ़े लिखे नहीं हो तो ऐसा तो है नहीं कुर्सी पे बिठा देंगे और कुछ काम है, आपको शारीरिक मेहनत वाला ही काम करना होगा और उस मेहनत वाले काम के लिए आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। 100 दिनों का रोजगार देंगे, तो 365 दिनों में से कम 100 दिन तो आपको रोजगार मिल ही जाएगा। इससे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा का नाम दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पर काम करने को तैयार हो, वह जहां ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है वहां रिपोर्ट कर सकता है। तो इसमें यह बोला गया कि जो न्यूनतम मजदूरी है, जो मजदूरी मिनिमम मजदूरी है, तो सरकार ने तय कर रखी, उस पर अगर काम करने को तैयार है और जहां पर भी मनरेगा का काम चल रहा हो वहां जाकर के रिपोर्ट कर दे, उसको काम मिल जाएगा। 2018-19 में लगभग 5 करोड़ परिवारों को इस अधिनियम के अंतर्गत रोजगार के अवसर दिए गए हैं। यह बात ध्यान रखिएगा, मनरेगा की योजना पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला कार्यक्रम है। सबसे ज्यादा रोजगार देने में अगर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है तो मनरेगा निभाता है। सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया का ये है, ठीक है। निर्धनता निवारण की दिशा में तीसरा आयाम लोगों को न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। भारत विश्व के उन प्रथम देशों में से एक है जहां ऐसा सोचा गया, ठीक है। तो संवर्धी की बात कर ली, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों की बात कर ली, ठीक है। अब तीसरा जो आयाम सोचा गया वो न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। गरीबी सिर्फ और सिर्फ इससे दूर नहीं होगी कि हम उनको काम धंधा दे दे। अब काम धंधे भी ऐसे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिनसे सिर्फ और सिर्फ उनको रोटी मिल सके। तो फिर उनको रहने के लिए मकान भी चाहिए, उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलें भी चाहिए, उनको अपने बच्चों का खुद का इलाज करवाने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी चाहिए। तो यहाँ पर जो न्यूनतम आधारभूत सुविधा है, जो मिनिमम कम से कम ऐसी जो मूलभूत सुविधा है उनको पहुंचाना। और भारत एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो ऐसा सोचा कम से कम कि भाई न्यूनतम जो आधारभूत सुविधा है वो प्रोवाइड कराया जाए। मैं आपको हमेशा एक बात ही कहता हूं कि भारत में और भारत की सरकारों पर कुछ लोग सवाल उठाए ना उठाए, ये सबका एक अपना पर्सनल व्यू होता है, पर मैं इतना कहता हूं कि 75 साल में
किसी भी पार्टी की सरकार आई हो, चाहे गठबंधन की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, किसी भी पार्टी की सरकार आई हो, हर पार्टी की सरकार ने काम करा है, इस बात को आप मान करके चलिएगा। हर सेक्टर में काम करा है, सामाजिक भेदभाव को दूर करने में भी काम करा है, आर्थिक समृद्धि में भी काम करा है, गरीबी को दूर करने में भी काम करा है, देश के विकास में भी काम करा है। परंतु अब भी हमें और एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। और एफर्ट्स, जब मैं कहता हूं हमें और एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, हमें का मतलब हमें सब मिल करके, सिर्फ हमें हर काम सरकार पे ना छोड़ करके हमें भी कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे कि देश का विकास हो। तो यहां पे न्यूनतम जो आधारभूत सुविधा इनके लिए सरकार ने सोचा, देश की सरकार सोच रही है कि ऐसा होना चाहिए, जो गरीब है उनके लिए ये काम हो, जिसमें क्या होगा कि उनको राशन दिया जाएगा। उनके लिए सरकार आवास बनाने का काम कर रही है। आप सोचिए, शौचालय तक सरकार ने अब भी बनवा करके दिए हैं, जिसके लिए सरकार खुद पैसा दे रही है कि भाई हम पैसा देंगे, शौचालय बनवा लो। तो ये भारत की सरकार की मानता है। सस्ता अनाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति और स्वच्छता आदि सामाजिक उपयोग आवश्यकताओं पर सार्वजनिक व्यय लोगों के जीवन स्तर को सुधार सकता है। तो सस्ता अनाज लोगों को देना, शिक्षा देना, ठीक है, स्वास्थ्य देना, जलपूर्ति, ठीक है, वाटर सप्लाई करवाना और स्वच्छता, साफ सफाई, ये सामाजिक उपयोग आवश्यकता, जो सामाजिक उपयोग के लिए जो हमारी आवश्यकता है, जो जरूरत है, उन पर सार्वजनिक व्यय करना। सार्वजनिक व्यय का मतलब सरकार जो खर्चा कर रही है उससे लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा रहा है। सरकार एक बहुत बड़ा खर्चा इन सभी चीजों पे करती है। इसके अलावा जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप देने में भी सरकार एक बड़ा योगदान करती है। काफी करोड़ों पैसे इन चीजों पे सरकार खर्च कर रही है, सिर्फ इसलिए कि उनका जीवन स्तर बेहतर हो। ये सरकार ने सोचा और ऐसे इनिशिएटिव लिए, ये सरकार की तरफदारी वाला काम है। इस विधि के अंतर्गत निर्धनों के उपभोग, रोजगार अवसरों का सृजन तथा स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार की संपूर्ति की जाएगी। यह विधि 5वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई है। उस योजना के दस्तावेज में कहा गया है कि रोजगार के अवसरों में विस्तार के बाद निर्धन व्यक्ति अपने लिए सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद पाएंगे। देखिए, अब निर्धनों के उपभोग, रोजगार अवसरों का सृजन, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार की संपूर्ति की जाएगी। ये बात हमने देखी। यहाँ से सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति करना चाहता है। और तो निर्धनों के लिए उपभोग, उनके लिए खाने पीने का सामान हो, रोजगार का अवसरों का सृजन देख रहे थे निर्धनता निवारण कार्यक्रम के तहत, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करने के लिए सरकार काम कर रही है। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये कहा गया कि रोजगार के अवसरों में विस्तार के बाद भी निर्धन व्यक्ति अपने लिए सभी आवश्यक वस्तुओं सेवाओं को नहीं खरीद पाएंगे। देखो, अब रोजगार चलाने के बावजूद भी गरीब जो व्यक्ति है अपने लिए जो और बेहतर जो सुख सुविधा है, जो मूलभूत आवश्यकता है, उनको सबको नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए सरकार को इन चीजों पर भी फोकस करना चाहिए। एक निश्चित सामाजिक न्यूनतम स्तर तक उनके उपभोग और निवेश को समर्थन देना निम्नलिखित रूपों में अनिवार्य रहेगा। अनिवार्य खाद्यान्न, पेयजल, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, संचार और विद्युत पूर्ति। देखिए, अब एक सामाजिक न्यूनतम स्तर, एक मिनिमम इतना उनका लेवल आ जाए, एक ऐसा सामाजिक स्तर उनका होना चाहिए। तो न्यूनतम उस सामाजिक स्तर तक ना पहुंचे, हम लोग कहते हैं भाई मध्यम वर्ग तक पहुंच जाए, मध्यम वर्ग तक पहुंच जाए, बस फिर सरकार सपोर्ट करना बंद कर दे, फिर वो खुद चले। मध्यम वर्ग तक भी हो जाए, एक सामाजिक न्यूनतम स्तर हो, वहां तक सरकार को उन पे खर्चा करना होगा। किस किस चीज पे? अनिवार्य खाद्यान्न, उनको खाने पीने का सामान दे, पानी पहुंचाए, शिक्षा दे, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं दे, इस प्रकार के संचार, विद्युत पूर्ति, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ। निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कार्यक्रम है। तो गरीबों के खाने पीने के लिए और उनके पोषण को ठीक करने के लिए 3 कार्यक्रम चलाए गए। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है, पीडीएस कहा जाता है, जिसके तहत राशन की दुकानें लगाई गई और सस्ते में गरीबों को राशन दिया गया। पोषण अभियान और उसके अलावा का मध्य अवकाश भोजन योजना, तो स्कूलों में मिड डे मील चलती है, ठीक है, जिसमें बच्चों को दोपहर में खाना खिलाया जाता है, ये योजनाएं चलाई गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना आधारिक संरचना और आवास की उपलब्धि की दिशा में किए जा रहे प्रयास है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ग्रामीण इलाकों में सड़कें बन जाएगी तो लोगों के लिए बेहतर होगा। उसके अलावा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, इसके तहत लोगों को आवास, सरकार मकान बना करके देगी गरीबों को कि भाई आप यहाँ पर रहिए। तो ये आधारिक संरचना, ठीक है, बेहतर सड़क, बेहतर बिजली, बेहतर मकान, ये उनकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही हो जाएगा और आवास की उपलब्धि सरकार करा रही है। सरकार के पास विशेष समूहों की सहायता के लिए कुछ अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भी है। अब सरकार ने कुछ विशेष समूहों के लिए, अलग अलग समूहों के लिए कुछ स्पेशल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चलाए हैं, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स सरकार ने चलाए हैं। केंद्र सरकार इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चला रही है। इसके अंतर्गत निराश्रित वर्गजनों को निर्वाह के लिए पेंशन दी जाती है। तो अब देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाया गया, इसके तहत जो वर्गजन है, जो बूढ़े लोग हैं, उनको सरकार क्या है, पेंशन दे रही है।
अति निर्धन महिलाएं और अकेली विधवाएं भी इस योजना के अंतर्गत है, और कोई बहुत ही ज्यादा गरीब महिलाएं उनको भी इसमें पेंशन दी जाएगी, चाहे वो वृद्ध हो या ना हो, और जो विधवा महिला है, ठीक है, उनको भी पेंशन दी जाएगी। सरकार ने गरीब लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की कुछ योजनाएं आरंभ करी है, और सरकार गरीब लोगों को स्वास्थ्य बीमा, उनका हेल्थ इंश्योरेंस के भी सरकार कुछ योजनाएं चला रही है। वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री जन धन योजना नामक एक ऐसी योजना उपलब्ध है जिसके अंतर्गत भारतवासियों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाई जाती है, ठीक है, जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुलवाए जाते हैं, जिससे क्या हो कि बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अब बैंक खाता क्यों खुलवाया गया सर? बचत के अभ्यास को बढ़ावा देने के साथ साथ इस योजना का उद्देश्य है, ध्यान से देखिएगा, सरकारी योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों को हस्तांतरित करना भी है। देखो अब इसमें ये जो खाते खुलवाए गए, क्यों? एक तो बचत होती रहे। अब एक तो क्या होगा, जैसे भाई खाता खुल गया, अब खाता खुलते जैसे मान लीजिए किसी का 100 रुपए बैंक में जाकर के जमा कराया है, 50 रुपए हैं, 200 रुपए हैं, 500 रुपए हैं, 1000 रुपए जो भी है वो बैंकों में जाकर के जमा करा दिए। उसके साथ एक उनको ब्याज मिलता रहेगा, तो बचत भी होती रहेगी, ब्याज का ब्याज। उसके साथ साथ क्या है कि भाई गरीब जो लोग हैं, अब गरीबों के लिए सरकार ने योजनाएं चलाई, पेंशन चलाया है, ये चलाया, वो चलाया, बहुत चीजों के लिए सरकार पैसा ट्रांसफर करती है। अब क्या डायरेक्ट सरकार ने बोला बैंक में डाल देंगे, किसी अधिकारी को किसी को देने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें हम डायरेक्ट बैंकों में डाल देंगे, डायरेक्ट बैंकों में डाल देंगे तो व्यक्ति को मिल जाएगा, तो कहीं पे बीच में चीटिंग वाला, फ्रॉड वाला, करप्शन वाला मामला भी नहीं होगा, सीधा बैंकों में ट्रांसफर होगा। तो इससे लाभ और आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों के में हस्तांतरित कर देना, उनके बैंक अकाउंट में डाल देना। प्रत्येक खाताधारी को 1-2 लाख रुपए के जीवन बीमा तथा जीवन बीमा रक्षा का अधिकार दिया गया है। तो 1-2 लाख रुपए तक का उनका बीमा और उसकी बीमा की रक्षा का अधिकार सरकार ने दिया। निर्धनता निवारण कार्यक्रम एक समीक्षा। अब हम लोगों ने पढ़ लिया, सरकार ने देखिए कितने कार्यक्रम चलाए हैं गरीबों के लिए, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, पर हर काम की समीक्षा करना तो जरूरी है कि भाई वो कार्यक्रम सफल हुए हैं, असफल हुए हैं, कहाँ कमी रह गई, जहाँ सफल हुए हैं तो ऐसा क्या हुआ कि दूसरी जगह में सफल नहीं हुए, वहाँ सफल हुए गए। समीक्षा करना, एनालिसिस करना जरूरी है। तो उन्हीं कार्यक्रमों की आइए समीक्षा करते हैं कि कितने सफल और कितने असफल है। निर्धनता, भूख, कुपोषण, निरक्षरता और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को दूर करने की अनेक नीतियों को चलाने के बाद भी देश के कई भाग में ये अभी भी पाए जाते हैं। तो गरीबी हो गई, भूख हो गए, कुपोषण हो गया, निरक्षरता हो गए, इनके लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई इनको दूर करने के लिए, परंतु फिर भी भारत में काफी हिस्सों में, देश के काफी कोनों में ये समस्या अभी भी हमें देखने को मिलती है। ये कुपोषण, गरीबी की तस्वीर मैंने आप लोगों को यहाँ पर दर्शाई। कुपोषण का मतलब होता है कि उनमें पोषण की कमी होती है, खाने पीने की उनमें कमी होती है, उनको अच्छा खाना पीना नहीं मिल पाता है और उसके बाद उनको काफी बीमारियां लग जाती है और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। यद्यपि निर्धनता निवारण नीतियों का पिछले 7 दशकों से निरंतर विकास होता रहा है, फिर भी इसमें कुल मिलाकर कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया है। देखिए, निर्धनता निवारण नीतियों में 7 दशकों से, पिछले 70 सालों से निरंतर विकास होता रहा है। हर सरकार ने योजनाएं चलाई हैं और सब कुछ करा है, परंतु कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आ पाया कि मतलब बिल्कुल ही गरीबी खत्म हो गई हो या कुछ बहुत बड़ा चेंज हो गया हो, ऐसा नहीं हो पाया। कार्यक्रमों के नाम बदलते रहे, कहीं कई कार्यक्रमों को मिलाकर एक बना दिया गया, तो कहीं अलग अलग कार्यक्रम है। अब अलग अलग जगह कार्यक्रम के नाम बदलते रहे, सरकारें बदली, कार्यक्रम का नाम बदला, कभी 2 कार्यक्रमों को एक मिला दिया, 3 को मिला दिया, कभी किसी कार्यक्रम को अलग अलग कर दिया, परंतु परिवर्तन देखने को नहीं मिला। किंतु किसी भी कार्यक्रम से न तो उत्पादन परिसंपत्तियों के स्वामित्व में कोई परिवर्तन आया, न उत्पादन प्रक्रिया में, और न ही जरूरतमंदों की बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धि में ही सुधार आ पाया। देखो, अब कोई भी कार्यक्रम से ऐसा नहीं है कि जो उत्पादन परिसंपत्तियां, मतलब उत्पादन करने के लिए जो भी परिसंपत्ति होती है, जो भी एसेट्स होती है, जैसे भाई मशीन मान लो, जमीन मान लो, ये सब कुछ, उनके स्वामित्व भी बदल गए। भाई गरीब को हमने क्या दिया? रोजगार दिया। अब रोजगार दिया, बस उसको तो इतना मिला कि वो 2 वक्त की रोटी खा ले। भाई क्या बड़ा सुधार क्या आया? ऐसा तो है नहीं वो जिन फैक्ट्री में काम कर रहा है उन फैक्ट्रियों का मालिक बन गया, तो वो भी नहीं हुआ कि परिसंपत्तियों का स्वामित्व वो मालिक ही बन गया, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ ना कोई उत्पादन प्रक्रिया में चेंज आया। भाई प्रोडक्शन में वही गरीब वो काम कर रहा है, बेचारे से 12-12, 14-14 घंटे तक काम करवाया जा रहा है, कम पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, और बुनियादी सुविधाओं में भी कोई इतना बड़ा परिवर्तन नहीं है। ठीक है भाई, सबको ना मकान मिले हैं, ना जो बेसिक सुविधा है वो मिली है। इन कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे विद्वानों ने इनके सफल क्रियान्वयन से जुड़े 3 बड़े पक्षों को स्पष्ट किया है जो इनको सफलतापूर्वक लागू करने में बाधा डालते हैं। तो जब कुछ विद्वानों ने इन कार्यक्रमों की समीक्षा करी और समीक्षा करने पर पता लगाया कि यार ये सफल क्यों नहीं हो रहे, तो उन्होंने 3 ऐसी बातें बताई। बोले इन 3 कारणों के कारण ये 3 बाधाएं आ रही हैं, 3 समस्याएं आ रही हैं जिनके कारण ये सफल नहीं हो पा रहे। भूमि और अन्य परिसंपत्तियों के वितरण की विषमताओं के कारण प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का लाभ प्राय गैर निर्धन वर्ग के लोग ही उठा पाए। देखो, भूमि और अन्य जो परिसंपत्तियां उनके वितरण की विषमताओं का मतलब क्या होता है? जो डिफरेंसेस होते हैं, मतलब समान रूप से नहीं है,
इनइक्वलिटीज हैं। तो अब भूमि किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, कि किसी के पास जो संपत्तियां हैं वो ज्यादा है, किसी के पास कम है। तो इसके कारण क्या है, जो ये जितने भी कार्यक्रम है उनका लाभ गैर निर्धन वर्ग के लोग ही उठा पाए। ठीक है, मतलब जो गरीब नहीं है पर उन्होंने ही फायदा उठाया है, उन्होंने खुद को दिखा दिया हम गरीब, और उन्होंने उन योजनाओं के फायदे उठा लिए। निर्धनता की गहनता की तुलना में इन कार्यक्रमों के लिए आवंटित संसाधन नितांत ही अपर्याप्त रहे। यही नहीं, ये कार्यक्रम सरकार और बैंक अधिकारियों के सहारे ही चलाए जाते हैं। अब देखो, निर्धनता को और भी ध्यान से देखा गया तो पता चला जितने संसाधन सरकार ने उनको आवंटित करे हैं कि गरीबी को दूर करने के लिए हम ये इतना इतना खर्चा करेंगे, वो कम है, वो अपर्याप्त है, और सरकार को संसाधन उस पर लगाने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे के सारे कार्यक्रम कौन चला रहा है? सरकार चला रही है, सरकार के अधिकारी, बैंक अधिकारी चला रहे हैं। इन अधिकारियों में उपयुक्त चेतना के अभाव, तो इनको ना तो पूरी नॉलेज है अधिकारियों को भाई ये काम ऐसा होना चाहिए, अपर्याप्त प्रशिक्षण, उनको पूरी अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे रखी सरकार ने, और भ्रष्टाचार के साथ साथ स्थानीय सशक्त वर्गों के अनेक प्रकार के दबाव के कारण प्राय संसाधनों का दुरुपयोग और बर्बादी होती है, और वहां पे थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार भी हो जाता है। और वहां के जो स्थानीय लोकल, जैसे भाई आप ग्रामीण क्षेत्रों में बात करो या शहरी क्षेत्र में कोई भी योजना चलाएंगे, वहां के जो लोकल एरियाज के जो सशक्त वर्ग हैं, जो मजबूत वर्ग हैं, जो अमीर हैं, जो मजबूत है जमीनों में, पैसे में, धन दौलत में, उनके दबाव में इन संसाधनों का क्या होता है? दुरुपयोग होता है और बर्बादी हो जाती है। मतलब ओवरऑल कहने का अर्थ यह है, जो योजनाएं सरकार जिन लोगों के लिए चला रही है उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर की संस्थाओं की भागीदारी भी शून्य होती है। जो स्थानीय स्तर की संस्था है, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, उनकी भी जो भागीदारी है वो शून्य है, वो इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रही। सरकारी नीतियों ने दयनीय दशा से ग्रस्त उस जन समुदाय की सुध भी नहीं ली है जो निर्धनता रेखा है उससे जरा सा ही ऊपर रह रहे हैं। देखो, अब ये एक और बात कही यहाँ पे अर्थशास्त्रियों ने कि सरकार की जो नीतियां हैं, जैसे ये निर्धनता रेखा है, तो यहाँ इससे नीचे के जो है उन पर तो सरकार फिर भी चलो ध्यान दे रही, पर इसके बिल्कुल जो थोड़ा सा ऊपर निकल गया उस पर तो सरकार का ध्यान ही नहीं है। ये तो बिल्कुल बस लाइन क्रॉस ही तो करी है, हो सकता है कभी फिर से पीछे खिंच जाए। तो सरकार को इन लोगों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जो निर्धनता रेखा से थोड़ा सा ही ऊपर उठे हैं, तो उन पर भी थोड़ा सरकार को फोकस करना चाहिए। इससे यह भी स्पष्ट है कि केवल उच्च संवृद्धि ही निर्धनता कम करने में पर्याप्त नहीं होती है। तो इससे यह भी बात पता चलती है कि उच्च संवृद्धि ही गरीबी को दूर करने में काफी नहीं है। निर्धनों की सक्रिय भागीदारी के बिना किसी भी कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन असंभव है। तो जब तक गरीब खुद भागीदार नहीं बनेगा तब तक गरीबी दूर नहीं हो सकती। जब तक हम खुद अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई दूसरा हमारे लिए नहीं लड़ सकता। ओवरऑल कंक्लूजन ये कहता है, निर्धनता का वास्तविक अंत तो तभी होगा जब निर्धन भी अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से आर्थिक समृद्धि में योगदान देना आरंभ करेगा, और जब निर्धनता का वास्तविक अंत तो उसी दिन होगा जब गरीब भी क्या अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में योगदान देगा। ऐसा सामाजिक संगठन के माध्यम से निर्धनों द्वारा विकास प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने से और उनके सशक्त होने से ही संभव हो पाएगा। तो गरीबों का विकास प्रक्रियाओं में ज्यादा भागीदारी हो और उनको मजबूत बनाने से यह संभव हो पाएगा। इससे रोजगार के अवसरों की रचना होगी, तो ज्यादा रोजगार हो, उनके आय के स्तर में सुधार होगा, कौशल का विकास होगा, मतलब उनमें टैलेंट का विकास होगा, स्वास्थ्य और साक्षरता के स्तर ऊंचे उठेंगे। साथ ही निर्धनता ग्रस्त क्षेत्रों की सही पहचान कर वहां स्कूल, सड़कें, विद्युत, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं तथा प्रशिक्षण संस्थानों जैसी आधारिक संरचनाएं उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। और हमें यह देखना चाहिए कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे बहुत ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, तो वहां पे अच्छे से स्कूल बनवाए जाए, बेहतर सड़कें बनवाएं, बेहतर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएं, संचार कम्युनिकेशन का, सूचना का, प्रौद्योगिकी का, प्रशिक्षण संस्थान जो ट्रेनिंग वाले इंस्टीट्यूशन है ऐसे बनाए। ये आधार जो संरचना है ये उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसी के साथ जो आज हमारा चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है और कंक्लूजन निष्कर्ष यही कहता है कि इन 75 सालों में सरकारों ने बहुत कार्य करा है, परंतु अभी भी हम जिस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, गरीबी को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए, उस लक्ष्य से दूर है और सरकार को अभी और कार्य करना होगा। इसी के साथ आज का अध्याय और ये लेक्चर पूरा खत्म होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और कैसा लगा लेक्चर ये भी बताइएगा। और प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि लर्निंग शेक आर्ट्स का टेलीग्राम चैनल बन चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कब क्या शुरू होने वाला है, कब क्या नहीं। और पढ़ते रहिए और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, सबको ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कराइए और इस चैनल को भरपूर अपना प्यार दीजिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।